हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बाबू एमआर क्लासेस सैसवान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी जो है बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, यानी भाषा क्या है। हिंदी एक भाषा है, तो हमें ये जानना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये भाष शब्द से हुई है, भाष शब्द से हुई है। और ये भाष शब्द एक संस्कृत शब्द है। भाष शब्द एक संस्कृत शब्द है और इस भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई ये होती है उपवाक्य। उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई ये होती है पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई, पदबंध से छोटी इकाई होती है पद। पद को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है शब्द। तो पदबंध से छोटी इकाई है पद। पद यानी शब्द से छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई अक्षर होती है। पदबंध से छोटी इकाई है अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है, अक्षर से छोटी इकाई होती है जिसको हम जानते हैं ध्वनि या वर्ण से। ध्वनि या वर्ण से। उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण ले लें, उदाहरण में एक शब्द ले लें राम, तो हम इस राम में देखेंगे कि अक्षर कितने आते हैं और इस राम शब्द में ही वर्ण कितने आते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम शब्द में अक्षर की। तो राम शब्द में अक्षर आते हैं 2, जो कि हैं र और म। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण आते हैं 4, और वर्ण हैं र, अ, म और अ। तो ये 4 वर्ण आते हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला
को समझने से पहले हमने जाना कि भाषा क्या है और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष नामक शब्द से हुई है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। भाष का अर्थ होता है बोलना और भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द होती है। पद यानी शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। हमने एक उदाहरण लिया, एक शब्द लिया जिसमें राम। राम में हमने अक्षर देखे, कितने थे? 2, रा और मा। और राम शब्द में ही हमने वर्ण देखे, वर्ण कितने थे? 4, रा, अ, मा और अ। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम वर्णमाला में बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है ध्वनि, या हम इसको कह सकते हैं वर्ण। अब ध्वनि जो होती है ये वर्ण का उच्चारित रूप होता है। वर्ण का उच्चारित रूप होता है, जबकि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। अगर हम वर्णमाला में बात करें तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम बात करेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण, तो वर्णों की संख्या होगी 45। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होगी 45, जिसमें 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे। 10 स्वर और 35 व्यंजन आ जाते हैं। लेकिन हम लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 52। वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 13 स्वर आ जाएंगे, 13 स्वर और 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। 4 संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। 4 संयुक्त व्यंजन। हमने देखा वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। उच्चारण के आधार पर हमने देखा वर्णों की संख्या कितनी है? 45, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं। उसके बाद हमने देखा कि लेखन के आधार पर वर्ण कितनी हैं, तो हैं 52, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण हैं ना, हम इनको देखेंगे कि ये वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, ऋ,
ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो इस तरह से ये कुल स्वर कितने हो जाएंगे? कुल स्वर हो जाएंगे 13। कुल स्वर हो जाएंगे 13। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, तो व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कि संख्या में है 25, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे। जैसे हम बात करते हैं का वर्ग की। का वर्ग, तो का वर्ग में आएगा का, ख, ग, घ और अणा। चा वर्ग, तो चा वर्ग में आएगा चा, छ, जा, झा, उआ। फिर उसके बाद आता है टा वर्ग। तो टा वर्ग में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर आता है ता वर्ग। तो ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ता, था, दा, धा और फिर ना। उसके बाद आता है पा वर्ग। तो पा वर्ग में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन भी हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और वो हैं अड़ा और अड़ा। तो इनको हम कहेंगे कि ये हैं अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन, या हम इसको द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं। द्विगुण व्यंजन। तो हमने बात करी स्वर की। स्वर में हमने देखा अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, कुल 13 स्वर। इसी तरह से हमने फिर व्यंजन देखे। व्यंजन में सबसे पहले हमने देखा स्पर्श व्यंजन कितने हैं? संख्या में 25, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे अब इसके वर्ग देखते हैं कौन कौन से हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में ये अक्षर आते हैं का, ख, ग, घ, अणा। तो इस तरह से ये 5 वर्ग बनाए गए हैं, और का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ये स्पर्श व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और 5 ही वर्ग हैं, तो 5 पंजे 25। इस तरह से ये 25 हो जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। और अड़ा ये हैं अतिरिक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन जो कि संख्या में हैं 4। कौन कौन सी हैं? या, रा, ला और वा। इसके बाद आते हैं अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 ही हैं, जो है श, श, सा और हा। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन ये भी संख्या में 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्या और श्रा। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 हैं। संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं इन संयुक्त व्यंजन को छोड़ करके
सभी व्यंजन किसी न किसी स्वर की सहायता से या स्वर की सहायता से मिलकर के ये जो है बने हुए हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन स्वर की सहायता से मिलकर के नहीं बने हैं, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे हम छा की बात करें तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे? इसमें आएगा क धन श, त्रा में आएगा ता धन रा, और ज्या में आएगा ज धन वा। बहुत से लोग इसको ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञा से ज्ञानी, लेकिन ज्ञा नहीं होता है, इसका शुद्ध उच्चारण है ज्या। क्योंकि ये जो ज्ञा है, जिसको हम ज्ञा पढ़ रहे हैं, ज्या को ज्ञा पढ़ रहे हैं, तो इस ज्या में जा धन वा आता है, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्या। इसके बाद है श्रा। श्रा को हम लिख सकते हैं शा धन रा। तो इस तरह से हमने व्यंजन देखे और स्वर भी देखे। तो अब हम इनकी गिनती लगा के देखते हैं। टोटल 52 होना चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था स्वर, तो स्वर कितने थे? 13। और 13 स्वर के बाद हमने पढ़े स्पर्श व्यंजन जो कि थे 25। फिर 2 अतिरिक्त व्यंजन पढ़े थे, और उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 ही संयुक्त व्यंजन। अब इनको जोड़ करके देखते हैं। तो 3 5 8 2 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 4 22 के 2 हासिल के 2, 2 और 1 3, 2 5। तो इस तरह से हमने 52 वर्ण जो है पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं हमारे वर्णमाला में जो कि विदेशों से ग्रहण की गई हैं। उनको हम कहते हैं विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। तो विदेशों से आगत मतलब आई हुई, या फिर गृहीत मतलब ग्रहण की हुई। आगत या गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे अरबी फारसी से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। तो अरबी और फारसी। अरबी फारसी से कौन सी ध्वनियाँ ग्रहण की गई हैं? एक तो अ, का, ख, ग, ज और फा। तो ये विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियों में अरबी फारसी ध्वनियों में आ, क, ख, ग, ज, फ, जिसमें ये 4 वर्ण जो हैं शुरू के, इनका प्रयोग अब जो है कम होने लगा है। इन ध्वनियों को हम तल बिंदु वाले या नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण भी इनको हम कहते हैं। इसके बाद आता है अंग्रेजी से आगत ध्वनियाँ। अंग्रेजी से आगत, तो इसमें आ जाता है ओ, यानी किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर हम ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो ये विदेशों से आगत ध्वनियों में अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर भी हम ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर की। स्वर इंग्लिश में इसको हम वॉवेल भी कहते हैं, वॉवेल। स्वर। अब स्वर क्या हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ बोली जा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं और परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से संख्या इनकी कितनी मानी गई है? संख्या मानी गई है इनकी 13। लेकिन उच्चारण के आधार पर संख्या, उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या मानी गई है 10। और वो 10 कौन कौन से हैं? हम बात करते हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये 10 वर्ण ऐसे हैं, 10 स्वर ऐसे हैं जो उच्चारण के आधार पर माने गए हैं। इसके बाद बात हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जैसे मात्रा या उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, ऐसे कई आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला मात्रा, या हम कह सकते हैं उच्चारण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या बताई गई है 3, जिसमें पहले आता है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जो कि कौन कौन से हैं? जो कि संख्या में 3 हैं, अ, ई और उ। इसके बाद आता है दूसरा दीर्घ स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अर्थात अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अधिकांशतः इस स्वर का उपयोग किसी को पुकारने या नाटक आदि में यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं ओम, क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ओम। इसके बाद हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी ये 3 स्वर बताए गए हैं, जिसमें पहले आता है अग्र स्वर।
अग्रस्वर का क्या मतलब है? अग्रस्वर का मतलब है कि उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम में आता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहले आता है अग्रस्वर, यानी इसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा, आगे वाला भाग जो है काम करता है। और ये कौन कौन से स्वर हैं तो हम देखेंगे। ये स्वर हैं ई, ए और आई। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य स्वर की। मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर का क्या मतलब है? यानी इसमें जीभ, इसके उच्चारण में, इस मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। और इसमें स्वर कौन सा आता है? तो इसमें स्वर आता है अ। इसके बाद हम बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर, इसका मतलब क्या है? यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मतलब पीछे वाला भाग यानी पश्च भाग काम में आता है, उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं अ, उ, ओ, औ। तो दोस्तों हम तीसरा पार्ट इसका देखेंगे। तीसरा पार्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी सबसे लास्ट वाला हिस्सा काम में आता है, तो उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। और इन स्वरों की संख्या कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं? तो अ, उ, ओ और औ। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्वर्गों का वर्गीकरण। तो स्वर्गों का वर्गीकरण कई आधार पर बताया गया है। तो जिसमें पहला आधार है मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ। दीर्घ स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में, प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अधिकांशतः इस प्रकार के स्वर का हम जो उपयोग है किसी को पुकारने या नाटक या संवाद आदि में हम इसका यूज करते हैं। उदाहरण के लिए ओम, जब हम इसको बोलते हैं तो देर तक आवाज़ निकलती है, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक देर तक इसकी आवाज़ जो है निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा आधार है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला आता है अग्र स्वर, यानी ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग यानी आगे वाला हिस्सा काम करता है, उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। और इसमें ई, ए, ऐ ये स्वर आते हैं। इसके बाद है मध्य स्वर, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसको मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। फिर पश्च स्वर, जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग यानी पश्च भाग काम करता है, उसको पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं जिसमें आ, उ, ओ, औ ये आते हैं। तो अभी इसके आधार और भी हैं, लेकिन हम उन आधारों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।